जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि यूपीएससी ऑप्शनल के सेकंड पेपर में एक दुनिया समानांतर कहानी में कुछ प्रतिनिधि कहानियों का संकलन है। उस संकलन में ही एक कहानी के केंद्र में है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। मारे गए गुलफाम, उसको तीसरी कसम के नाम से उस पर फिल्माया गया था। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि एक हीरामन गाड़ीवान वाला होता है और जो कि एक बार में नृत्यांगना काम करती है। तो एक बार उनके सफ़र मतलब कि ये होता है कि जो नृत्यांगना होती है वो उसके हीरामन जो चालक होता है तो उस पे बैठ के वो सफ़र करती है। तो एक लंबी कहानी है उसी के आधार पे कि कैसे उनके बीच सहज प्रेम होता है, फिर वो आगे कैसे बढ़ता है। यहाँ पे जो हीरामन गाड़ीवान है, हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी सी लगती है। पिछले 20 साल से वो गाड़ी हाँक ही रहा है। हीरामन बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पेट में। यदि वो अनवरत जो काम कर रहा है हीरामन, उसे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, जबकि वो एक तरीके से कर्मठ भी है, अपना काम अनवरत वही काम कर रहा है। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है। उस ज़माने को एक बार चोर खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा फोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता था। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते थे अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। ये जो नेपाल वाला इलाका है और भारत का जो निचला इलाका हो जाएगा, वो समझिए कि जहाँ मध्य एशिया रहते हैं तो वो दोनों मिलता है। एक फणीश्वर नाथ रेणु का जो फारबिसगंज और ये जो पूरा अररिया जहाँ पे हिंगना गांव में उनका जन्म, तो ये सब वहाँ के पूरे किनारे के बारे में वो बताया जाता है। तो ये जहाँ पे मैला आंचल, परती पर कथा, पलटू बाबू जैसे उपन्यास कहानियाँ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी के, तो उन्होंने केंद्र अपने आसपास के ही जगहों को बनाया है। ये कहानी भी देखिए कि महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है कि हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा ही हो जाता है। एक झटक भी पड़ जाए तो आंखों पर रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ये गाड़ी रोको, तो वो मतलब संबोधित करता है कि गाड़ी रोको। 20 गाड़ियाँ एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था कि यह 20 बिसावेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे, हाँ मुनीम जी, तो ये साला गाड़ीवान मुंह क्या देखता है, रे कंबल हटाओ। इस बोरे के मुंह पर से हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा, इस बोरे को तो 100 सलाला, ऐसे ही वो अपनी लैंग्वेज में कहता है कि उसको हटा के देखेंगे। बहुत पुरानी अघज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपए कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन ना डोले। भला ऐसे कैसे हो सकता है? 4000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मार दरोगा ने 5000, फिर खोचा उतरो पहले, ऐसा बोला। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गए कि इस बार निस्तार नहीं, इस बार तो जेल ही होगा। जो हीरामन था उसको जेल का तो डर नहीं था, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे भूखे प्यासे, फिर नीलाम भी हो जाएंगे। भैया और भौजी को मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं हो रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास जो तैनात सिपाही था उसने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी सी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल होखी का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास वो चला गया। 1 2 3 3-4 गाड़ियों की आड़ में हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने जो बैल थे उसके गले की रस्सियां खोल दी। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों का जो जुड़वा था वो बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। अब हीरामन उतरा। जूती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाक कर दिया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ खाड़ी, मतलब ये गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11 होना और भागने की। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दमसात कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया। बेहाटक
और फिर एक ले दो ले दुल की चाल, दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नादी नाला पार करते हुए भागे पूछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन रात भर जागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसके कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीज़ों की लदनी नहीं ला देंगे, चोर बाजारी का माल। तौबा तौबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या होगा आज। भगवान जाने उनकी सगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम ही नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुदने बड़े जतन से गुथे हुए थे। 2 कस्में खाई उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरा बास। अपने हर भाड़ेदार से वो पहले यही पूछ लेता, चोरी चमारी वाली चीज़ तो नहीं लेके जाना है। और बास लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरी की गाड़ी वो देख ले। बास लदी हुई गाड़ी, दिक्कत क्या थी कि गाड़ी से 4 हाथ आगे बास का अगुआ निकल जाता था और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर वो रहती थी गाड़ी हमेशा। सब बेकाबू, मतलब कि एक तरीके से वो ऐसे चलती जैसे बेकाबू गाड़ी चल रही है, लदनी और खरेया। शहर वाली बात, जिस पर बास का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महा, जो भी मतलब चलने वाला होता था, महा बकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गोली दी थी। बस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी थी। तो मतलब एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था कि वो पहले से सोच लिया था कि नहीं, ये काम नहीं करना है। देवी भैया भले करे कि उस सर्कस कंपनी के साथ जो बाघ का कि पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। अब चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपये भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल जो थे वो बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिरकने लगते, रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों के पीठ को सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा, यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुक, फिर पीठ मैं तो हूं ना। गाड़ीवानों के दल में तालियां पटपटा उठी थी कि एक साथ सभी की लाज रख लो। हीरामन के बैलों ने हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नाकबंधन लगाए बिना बधाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवान की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में, आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता, पीठ में गुदगुदी लगने लगता और वो अंगोछा से पीठ झाड़ लेता। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुता, चाय, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार ये जनानी सवारी औरत यह है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढ में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने जो है दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या, आहा मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया, क्योंकि वो पीछे बिठाया था लेकिन देखा नहीं था कौन है। तो जब वो उसको मारने लगी तो जो औरत थी पीछे से बोली, आहा मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की भोली जैसी महीन फेन गुलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी तो ला दी, लेकिन कभी नौटंकी या थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात, सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाले ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं है। हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में क्या गाड़ी हाँके, एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस बिस करने लगती है इसकी सवारी।
इसकी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी तो नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता, अंगोछे से पीठ झाड़ता। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत अजगुत लग रहा था। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं बैठ गई। हीरामन की सवारी ने करवट ली, चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंखें ही खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वो जीप को तालू से हटाकर टीटी आवाज निकालता। हीरामन की जीप न जाने कब से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, हूबहू फेनुगलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे, मुँह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों पैर जो बैल थे वो भी कान खड़े करके इस बोली को परखते। मेरा नाम है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फ़र्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी ही। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वो क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे काहे यहाँ? उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन की पुरानी चिढ़ है। बहुत बार सड़क भूल कर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस धुने कुहासे से वो बहुत ही मगन है। नदी के किनारे धान खेतों से फूले हुए जो धान के पौधे हैं उनकी पौनियां गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला है। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीरामन ने आँख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजनबी रागनी बज उठी, सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच ही हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता है। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाले आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं है। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण है। भाभी की जिद कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएंगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरदा कानून? कोई लड़कियां वाला दो ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सख्त करके बैठी हैं, सो बैठी हैं। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मूल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ीवानी क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट भी जाएगा। गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसे निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही उसको हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा उठा, वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई की कान के फूल को गौर से देखा। नाक के नक्शवी के नग देखकर सिहर उठा। लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत की वो बाई जी नहीं समझता था। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाघ गाड़ी के पास आती थी। बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया करती थी वो बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। वहाँ से छटते अपनी चादर से टप्पर पर पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगचिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी यानी नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। न जाने किस गाँव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो। यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीरा
बाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपना दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों की नन्ही चित्ती कौड़ियों की माला खरीदी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों को पात तेगचिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगचिया। 2 पेड़ जटामासी बड़े हैं और एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध आ जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव या मंदिर है क्या? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के लिए पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नाम लगर देवड़ी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का तियाद गोतिया जारे जमाना। हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोज दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर सागरा बोली, नाम लगर ढेवड़ी का जमाना। क्या था और क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वो जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़ कर मित्र भवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता है, लेकिन नज़र का फेर है, किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलैन में लाट साहब या मैं लाटनी की हवा गाड़ी से आए थे, लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठा, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लिया था। हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह ढुलकती। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या होता मीता। इसका कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा तो काला आदमी ही ना। साहिब की जैसे अकिल कहाँ से पाएंगे? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दांतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या होता है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मेवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कमरे की ओर देख लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर 2 बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़े जाते हैं। देवता के साथ सभी देव से चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लदे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का बन्ना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बाने, हमरू पर होक सहाई मैया, हमरू पर होक सहाई। घोड़ लदे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव है पटुआ खरीदते हैं महाराजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवाब बनिए ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रोहता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला ही जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बास ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, 1 कोस जमीन, जरा दाम बात कर चलो, प्याज की बेला हो गई है ना, याद है? इस बार तेगचिया के पास सर्कस कंपनी को जोकर और बंदर नचाने वाले साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा कर किरकियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ा कर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आ रही है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाला एक से एक गजल खेमटा वगैरह उसको ध्यान में आ रहा है। सजनवा बैरी हो गया हमरो सजनवा, अरे चिट्ठिया ही तो सब कोई बाची, चिट्ठिया ही तो हाय करमवा होए करमवा। तो गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल दे देकर वो अपना गीत गाता भी चलता। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वो जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी है। आज हीरामन माँ सरस्वती सहाय लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचे करके हंसने लगा। आज तेगचिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है हीरामन पर। तेगचिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को ससुर
सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना है? कहाँ हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थसथसा गए, थक गए? आ जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बड़ी सुलगा कर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं है। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तोगचिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धोआइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह नीचे करके धीरे धीरे, कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर क्योहनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए की गिलाफ पर खड़े फूल की उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतना सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर भी वो नहीं उठता। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों है? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई कंजी निकाली। गमछा झाड़कर कंधे पर लटका कर हाथ में बाल्टी लटका कर चल दिया। उसके बैलों ने बारी बारी से हूँ हूँ करके उचका। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी नहीं करना। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को मालूम ही नहीं। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही, चूड़ा, चीनी ले आया। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही काल के पत्ते, दूसरे में बाल्टी भर पानी, हाथों में आत्मीयता, अनुरोध। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी चाय तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात है, आप खा लीजिए। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथों से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल कर, इस धन है। हीरामन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल ओठों पर गोरस का परस है। पहाड़ी तोते का दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां जो भी थी वो तेगचिया के पास रुकी। बच्चे कचर पचर कर रहे थे। हीरामन अड़बड़ा कर उठा। टप्पर के अंदर झांककर इशारे से कहा, दिन ढल गई है। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही हैं, पास ही गुड़ामा गांव है। हीराबाई छतापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ आई तो उसने हंसकर पूछा, पतापुर छपीरा कहाँ है? हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के। पतापुर छपीरा? हाँ, वे लोग छतापुर पचीरा के ही गाड़ी बांधते, उनसे कैसे कहते, ही। तो हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगचिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली दुल्हनियां पान खाए। हीरामन हंसने लगा। दुल्हनिया लाली लाली डोली पे और दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया, तेगचिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेते आइए। लाख बरिस तेरा हुला जी। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने स्वप्न उसने देखे थे। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं। औरतें मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी, कहाँ जाएगी। और दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही। हीरामन भी कुछ सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी, नहीं घोड़ा, नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या?
हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इस इतना शौक गाँव का गीत सुनने का आपको? तबलीग छोड़नी ही होगी। चालू रास्ते में गीत कैसे गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला हरिपुर होकर नहीं जाएंगे। तब चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा काहे हो गाड़ीवान लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर जा रहे हो? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया कहाँ है बेलीकी? वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया इस मुल्क के लोग की यही आदत बुरी, राह चलते 100 जिराह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ, देहाती भुच्छे हैं सब। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सोनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं है, सड़क भी फारबिसगंज ही जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं है। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की तो कोई बात ही नहीं है। हीरामन ने पहले ही जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाया? वह हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन। वह बोला अच्छा जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने ये फैसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती, आज हीरामन अपने मन को खलास कर देगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए आज भी परमान नदी में महुआ घटवारिन की कई पुरानी यादें हैं। इसी मुल्क की थी महुआ, थी घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू दाड़ी पीता था, दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतीली माँ साक्षात राक्षसानी, बहुत बड़ी नजर चालाक, रात में गांजा दारू अफीम चुरा कर बेचने से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसानी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनी। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुना कर गला साफ किया और इस तरीके से वो अपना गाना शुरू किया। और वो सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावान रात, बिजली कड़कती, मैं बारीक वारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता, अकेले कैसे जाऊं घाट पर। सो जो भी परदेसी राही बटोई के पैर में तेल लगाने के लिए सतमा ने अपनी बज्जर की वाड़ी बंद कर ली। तो हीरामन ने लक्ष्य किया कि हीराबाई तकिए पर क्यों नहीं गड़ाकर गीत में एक टक जो है वो खोई हुई है। हीरामन ने विस्मित होकर कहा इस सो रोने धोने से क्या हुए? सौदागर ने पूरा दाग चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माँ जी को हुक्म, इधर नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखा था तो मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भारी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में? सफरी फसली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है। उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा हो, तुम्हारा साथी हो, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रातें और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारीक कुमारी महुआ की झलक उसे मिलती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है कि खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती रहती, उलटकर देखती भी नहीं है। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया है, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है, उसकी थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन का किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानता। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से कब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती हीरामन के अंग में समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कती का सूरज दोबास दिन रहते ही कुमला जाता है। सूरज डूबने से पहले ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोल कर और कलेचा बात कर चलो। ननकपुर तक वो अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वो अपने बैलों की बीती हुई बातों को याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात दिया था।
ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती हैं। चाय अजान। हीरा हंसते हंसते लोट पोट हो रही हैं। अरे तुमसे किसने कह दिया कि वाले आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया। क्या बोले वो, लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। ननकपुर हाट पर दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लगा दिया, लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा है एक अच्छे अक्षर सिखाने वाला भी गुरु होता है। इस शास्त्र पुराण भी जानती है। मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। गाड़ी सीतादर की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन के कंधे धर लिए एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश कई बार की। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वो फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी कोने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रौता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी। हीरा भाई, परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में माल पट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वो। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन, किस मेले से किस चीज़ की लदनी है। गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे की खोज कर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धुनीराम और पलट दास वगैरह भी गाड़ी वान को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलट दास टप्पर में झांककर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया। एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है, हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटकदम हो गए। हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी, तुम खा लो। क्या है, पैसा। इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान किस दिन के लिए हैं, वो छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहन भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे हम लोग एक ही गांव के हैं, गांव गिरोमिन के हैं। हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया। भेसी, बचर बचर मत बको। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुनीराम ने अपने कुल बुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन, उस साल कंपनी का बाग, इस पर कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, हम लोगों को मुल्क की जनाना नहीं। लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की। धुनीराम ने अपनी शंका प्रकट की। 10 सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी भी, भला देखो इसकी बुद्धि। धुनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास की बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जाना, जनाना आखिर जनाना ही होती है। ये बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकली। हीरामन कर्म सांडे, उस पर 12 महीने तक उसकी देह से बदाहीन गंध नहीं आई। लालमोहन ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लालमोहर भाई, जरा कहो तो बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गाँव नहीं पहुँचेगी ये बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी। लालमोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों को बासा के मीर गाड़ीवान मियाजान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन लाया है। मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं, क्या बोलता है ये बूढ़ा मियाँ। लहसनवा लालमोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या। बाबू बवियाइन के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वो रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़कर हीरामन ने देखा। लहसनवा का चेहरा तमतमा गया। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ, कौन, पलटदास है क्या। पलटदास आकर खड़ा होकर चुपचाप उसका मुंह भी तमतमाया। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं, क्या जवाब दे पलटदास। हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी कि गपशप होशियारी से करना। वो चुपचाप गाड़ी
की आसानी पर जाकर बैठ गया हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई, चेहरा मोड़ा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा, ना जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इस तरह थकी लेटी हुई थी, जय सियावर रामचंद्र की। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनियाँ है। थकी हुई सीता महारानी की चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भगाने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया है, अभी स्टेशन जाकर माल लाना है, भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ। खाते समय धुनीराम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी पर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लालमोहन के दल ने अपना बासा तोड़ लिया। लालमोहन ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह से आस्फुट शब्द निकला। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू समझो। लालमोहन ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। तुम भी देखोगे? लालमोहन की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी है। बासा पर पहुंचकर हीरामन देखे टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुनी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे ये तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। हाँ, आ गया हीरामन, अच्छी बात है, इधर जाओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 25 25 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों? इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने कहाँ से आ गया ये? उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर ही रह गई। इच दुच्छिनवा चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं हो? लालमोहन ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लालमोहर की ओर देखा। बोलने की जरा भी ढंग नहीं इस लालमोहरा को। धुनीराम की स्वागोक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में? हीरामन ने रुपए लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही, हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैया। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाया। भैया, आज रात धीरौता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी का मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वाले की सलाह से मेला की हर पट्टी में सरगर्मी छा गई थी। तेरी बाकी अदा पर हूँ खुद फिदा, तेरी चाहत का दिल भर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझे देखा कर, दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लालमोहर दौड़ाता आपता वो बासा पर आया। ए हीरामन, क्या बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है, मैं बजा रहा है। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुनी काका, आज तुम बासा पर हो, मैं भी देखा हूँ। धुनी की बात कौन सुनता? तीनों जन नौटंकी कंपनी के लिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक कर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ उसकी अदा वगैरह। लालमोहन ने कहा, आप बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुनीराम और लालमोहन समझा रहे हैं, समझा कर थक चुके हैं। वो मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लालमोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लालमोहर? दोनों आपस में सलाह करके रौता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लालमोहर की ओर इशारा किया। पूछताछ करने का भार लालमोहर के सिर। लालमोहर कचरा ही बोलना जानता है। लालमोहर ने एक काले कोटवाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोटवाले नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है इधर क्यों? लालमोहर की कचराई बोली। गड़बड़ा तेवर देखकर बोला, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झटपट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते? उस आदमी की आंखें अर्थात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया अंदर? हीरामन, वही फिनगुलासी आवाज़ किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह है मेरा हीरामन, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और जरा चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने वाला। लालमोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए खाने के लिए। इस एक नहीं 5 चारों अठनियाँ बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली है, यहाँ नहीं। लालमोहन ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास हुआ रे हीरामन भाई। हीरामन, लेकिन 5 पास लेकर क्या करेगा वो?
पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं। हीरामन ने कहा, जाने दो, अभागे की तकदीर में लिखा ही नहीं होगा। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जाने पाए। लालमोहन ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई की जिम्मे रख दी। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किसके पाकेट लोग काट के चले जाते अपने साथी संगतियों का भी। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बॉक्स में बंद कर लिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। लालमोहर और धुनीराम ने मिलकर हीरामन बुद्धि तारीफ की, उसके भाग का सराहा, बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की। दबी जबान से हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया। धुनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो, गाड़ी के पास कौन रहेगा कौन, ये लहसनवा कहाँ जाएगा। लहसनवा रो पड़ा। ये मालिक हाथ जोड़ते, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊँगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही मतलब नगाड़ा वगैरह बजना शुरू हो गया और नगाड़ा सुनते ही लोग पतंगों की तरह उड़ने लगे। हीरामन भाई, कौन पलटदास, कहाँ की लगनी लाद आए हो? लालमोहन ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी। कसूरवार हैं, जो सजा तुम लोग दोगे सब मंजूर है। हीरामन के मन जो है पुरानी नगाड़ी की ताल पर विकसित हो चुका था। लालमोहन ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी, मतलब बीच बीच में सब आते जाते रहेंगे, इस तरीके से देखना है, वहाँ सभी को बारी बारी से जाके देखना है, ये आपस में तालमेल बिठाते हैं। पलटदास ने बताया, अठनिया पाठक इधर है। पाठक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। अब लालमोहर की कचराही बोली सुने कोई उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से, अपनी कंपनी से पूछिए। 1 रुपये वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ये सिपाही दाजू सिपाही को पहचान दिया। तीनों ने कपड़घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी, बेंच वाले दर्जे, पर्दे पर राम बनगमन की तस्वीर। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित रामसिया, सुकुमारी और लखन लला को जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लालमोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लालमोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमनिका दे रहा है। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े की ताल पर गर्दन हिलाता और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली है। लालमोहर के परिचित आदमी ने चादर से ढेर रखते हुए कहा, नाच शुरू होने में भी देर है, तब तक एक नींद ले लेते हैं। उस आदमी अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरेगी तब जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। तो फिर होता है धड़ाम, पर्दा उड़ जाता है। हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़घर खचमकच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लालमोहर को ना जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही थी। हीराबाई के गीत के हर पद पर वो हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगा कर बैठी है। ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी कोई है ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाए हैं तख्त हजारा। किड़किड़ा कर अलबत्ता नाचती है, क्या गला है मालूम है। आदमी कहता है, हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती, ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली है। और फिर उसको गाली में इस टाइप में वो मतलब कि वो कहते हैं, हो अल्लाह के बीच हीरामन का आवाज़ कपड़घर को फाड़ रही है, आओ एक एक कर गर्दन उतार लेंगे। लालमोहर दुलाली से पिटता जा रहा है। सामने के लोगों को पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। धुनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वो कपड़घर से निकलकर बाहर भागा। काली कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट शुरू की। हंटर खा खाकर लालमोहर तिलमिला उठा। कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये पास देख लीजिए। एक पास पॉकेट में भी है, देख सकता हूँ हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करी तो कैसे छोड़ देंगे। कंपनी के मैनेजर को समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं, हुजूर इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई की आदमी है, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1-1 रुपये वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी बात तीनों को एक साथ धुनीराम का ख्याल हुआ। अरे धुनीराम कहाँ गया? मालिक को मालिक लहसनवा कपड़घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है, ओ लालमोहर मालिक। लालमोहर ने तरसवार में जवाब दिया। इधर से उधर से एक तकिया फाटक से सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था, बोलिए तो जरा।
चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसुनों की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली दें, चेले चाटी के साथ हैं ये लोग। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहा। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू में उसी को टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लालमोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई हीरामन से भी ज्यादा पावरफुल आदमी है लालमोहर। पलटदास किस्सा समझता है, किस्सा और क्या होगा। रामायण की ही बात, वही राम, वही सीता, वही लखनलाल, वही रावण। सिया सुकुमारी राम जी छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धारण कर लेता है। हीरामन को एक गीत की आंधी कड़ी हाथ लगी, मारे गए गुलफाम। कौन था गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी, अजीब मारे गए गुलफाम। तीनों की दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई, उसके गुंडे आए। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। दिन दिन भाड़ा होता हीरामन, शाम होती नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। और वही पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर लालमोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही। धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया? बुखार की झोंक में या कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था कि हीरामन मालिक तुम्हारे अखबार से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कटौते का पानी अतर गुलाब सा लगता है, उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी मुंह से सुनता है वह हीराबाई, मतलब कि उसके गलत शब्दों को सुनता और उसका मन जो होता है ऊब सा होता है। हीरामन भाई। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया लालमोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया, लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। मालगोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहन कर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा, जनाना दर्जा में चढ़ाना अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा और कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी। हीराबाई ने चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है, इतना ज़्यादा भी क्या है। हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर, मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है। बनेली मेला आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर, फिर अपनी थैली से रुपए निकालते हुए बोली, एक गर्म चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेंगे चादर? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा आ गया मीता, महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया जो है गुरुजी। उसका गला भर आया। हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी कि जोकर जैसा मुंह बनाकर प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा लगेगी। हीरामन था वो चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है टुकुर टुकुर। गाड़ी ने सीटी दी, छी ऐसा करके एक गाड़ी चल पड़ी और हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हुई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफी चेहरे पोंछती हुई साफी हिलाकर इशारा करती, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजर गया, प्लेटफॉर्म खाली हो गया। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे दुनिया ही खाली हो गई मानो हीरामन के लिए। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? लालमोहर बोला, अभी गाँव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात है, कोई समाद देना है घर पे। लालमोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है। दूर तक हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा जाग उठी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपनी खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है, आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिलाता। उसने उलटकर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी मित्रा, हीरा देवी, महुआ घटवारिन कोई है भी नहीं।
मरे हुए मूर्त की गूंगी आवाज़ बोखर हो गई। हीरामन के ओठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है कि कंपनी की औरत की लड़ने। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। तो ये था फणीश्वरनाथ रेणु का मारे गए गुलफाम कहानी। इस तरीके से जो एक दुनिया समानांतर में लगभग जितनी भी कहानियाँ वो समाप्त होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।